अगर आप सोचते हैं कि पुलिस वाले सिर्फ वर्दी और कानून के पीछे छुपे रहते हैं, तो मिलिए रुद्र से, जो कानून का रखवाला है लेकिन फिलहाल खुद अंधेरे से जूझ रहा है। सीरीज का नाम है रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस, जो कि एक ग्रिटी, डार्क और साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज है। इसमें अजय देवगन ने एक इंटेंस कॉप का रोल निभाया है, जो गुनाह और पागलपन के बीच में ही झूलता रहता है। तो वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा, ये रहा इसका तगड़ा वाला एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है मंदार नायक नाम के एक आदमी से, जो काफी घबराया हुआ है। इस समय वो एक बिल्डिंग की छत पर भाग रहा था। दरअसल ये मंदार एक चाइल्ड किडनैपर है, जो छोटे बच्चों को अगवा करने के बाद उन्हें मार डालता है। आज रुद्र नाम का एक ऑफिसर एक बच्ची मीरा का केस इन्वेस्टिगेट करते हुए इस तक पहुंच गया। अब एक तरफ रुद्र मंदार का पीछा कर रहा था और दूसरी तरफ उसकी सीनियर दीपाली, गौतम और बाकी के ऑफिसर्स मंदार के घर में मीरा को ढूंढ रहे थे। जब मंदार रुद्र से बचने के लिए बिल्डिंग की रेलिंग पर चढ़ता है, तो अचानक कुछ लोहे के डंडे उसके पैर के नीचे आ जाते हैं और मंदार वहीं पर लटक जाता है। फिर वो गिड़गिड़ाते हुए रुद्र से कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन रुद्र सिर्फ इतना जानना चाहता था कि मीरा इस वक्त कहाँ है। फिर मंदार रुद्र को बता देता है कि मीरा मेरे घर में हॉल में लगे मिरर के नीचे है। फिर ये बात सुनते ही रुद्र फौरन गौतम को इन्फॉर्म करता है, जिसके बाद दीपाली और बाकी के ऑफिसर्स मिलकर मीरा को वहां से निकाल लेते हैं। फिर मंदार रुद्र से कहता है कि अब तो मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया, इसलिए प्लीज मुझे ऊपर खींच लो। लेकिन रुद्र अभी भी मंदार को ऊपर नहीं खींचता, क्योंकि जिन बच्चों को मंदार ने मारा था उनकी लाशें रुद्र ने खुद अपने हाथों से उठाई है, और इसीलिए रुद्र कभी भी ऐसे दरिंदे को जिंदा नहीं छोड़ सकता। कुछ ही पलों में मंदार का हाथ छूट जाता है और वो सीधा जमीन पर जाकर गिरता है। अब इस घटना को 7 महीने बीत जाते हैं। तभी हम आलिया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो रोते हुए पुलिस को फोन करती है और कहती है कि मेरे मॉम डैड को किसी ने मार डाला। अब दीपाली आलिया का केस रुद्र को देना चाहती थी, क्योंकि पिछले 7 महीनों में उसने एक भी केस हैंडल नहीं किया है। क्योंकि जब मंदार बिल्डिंग से गिरा तब वो मरा नहीं था। उस हादसे के बाद से मंदार कोमा में है और रुद्र ने जानबूझकर मंदार को नहीं बचाया, इसलिए पिछले 7 महीनों से रुद्र के सस्पेंशन की बात चल रही है। फिर दीपाली रुद्र को बताती है कि तुम्हारा सस्पेंशन कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि जब तक मंदार खुद तुम्हारे खिलाफ बयान ना दे तब तक तुम सेफ हो। अब रुद्र वापस से ड्यूटी ज्वाइन करता है और आलिया का केस हैंडल करता है। आलिया के घर में कुल 3 लोग मरे थे, जिसमें 2 हैं उसके माता पिता और तीसरा आलिया का कुत्ता। फिर रुद्र गोलियों के घाव देखते ही बता देता है कि ये शॉटगन कैलिबर से चलाई गई हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पुलिस को क्राइम सीन से कोई भी गन या उसके सुराग नहीं मिले। फिर रुद्र इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए आलिया चौकसी से बात करता है और उससे पूछताछ करता है। आलिया बताती है कि जिस वक्त कत्ल हुआ मैं उस समय कुछ सामान लेने के लिए सुपरमार्केट गई थी। फिर रुद्र आलिया से किसी पर शक होने या कत्ल का कोई ठोस कारण पूछता है, लेकिन आलिया कहती है कि मेरे माता पिता की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। दरअसल आलिया खुद भी अपने परिवार के साथ नहीं रहती थी, और इसीलिए अगर उसके माता पिता का किसी के साथ झगड़ा हुआ भी तो उसे इसके बारे में नहीं पता था। अगले सीन में हम कमिश्नर पराग को देखते हैं, जो दीपाली से रुद्र के बारे में बात कर रहे थे। पराग का मानना था कि उन्हें रुद्र को टीम में वापस नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि रुद्र बहुत ही गर्म दिमाग का है और अगर उसे कोई आदमी सही ना लगे तो वह बिना सोचे समझे उस पर टूट पड़ता है। फिर दीपाली पराग से कहती है कि आपकी एक भी बात सही नहीं है, क्योंकि रुद्र तो वो ऑफिसर है जो केस के हर एक पहलू को चारों दिशाओं से देखता है। दीपाली और पुलिस की पूरी टीम रुद्र पर बहुत भरोसा करती है और इसीलिए दीपाली ने रुद्र की वापसी डबल मर्डर केस के साथ करवाई है। फिर कमिश्नर दीपाली को कहते हैं कि आलिया से पूछताछ करके जल्दी से उसे रवाना करो, क्योंकि आलिया ऑल इंडिया टॉपर लड़की है और इसीलिए उसे बाकी सस्पेक्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ रुद्र जब आलिया से पूछताछ कर रहा था तभी अचानक उसे उबासी आ जाती है। फिर रुद्र गौर करता है कि आलिया ने उसे नोटिस करने के बाद भी उबासी नहीं ली, जबकि अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो उसे उबासी जरूर आ जाती। अब रुद्र फौरन दीपाली के पास जाता है और उसको कहता है कि असली कातिल कोई और नहीं बल्कि आलिया खुद है। फिर वो दीपाली को अपना उबासी वाला लॉजिक बताता है, लेकिन जवाब में दीपाली उसे कहती है कि इस लॉजिक के भरोसे हम आलिया पर शक या उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। फिर दीपाली रुद्र को यह भी बताती है
कि मर्डर से ठीक 5 मिनट पहले आलिया को सुपरमार्केट में देखा गया था। इसका मतलब वो इतनी जल्दी घर आकर कत्ल को अंजाम नहीं दे सकती। अब रुद्र अच्छी तरह से समझ गया था कि आलिया आखिर चाहती क्या है। वो एक जीनियस लड़की है और उसने जानबूझकर अपने माता पिता को मारा ताकि पुलिस को उसके खिलाफ सबूत ढूंढने का चैलेंज मिल सके। दरअसल आलिया ये दिखाना चाहती थी कि उससे बेहतर और कोई नहीं, लेकिन शायद वो ये बात नहीं जानती कि रुद्र कभी भी केस को सॉल्व किए बिना हार नहीं मानता। अब रुद्र वापस आलिया के रूम में जाकर पूछताछ आगे बढ़ाता है। वो साफ साफ आलिया को बता देता है कि मैं तुम्हें सस्पेक्ट मान रहा हूँ, और ये बात सुनते ही आलिया भी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। वो रुद्र को कहती है कि मैं अपनी माँ से नफरत करती थी, लेकिन तुम लोग कभी ये बात साबित नहीं कर पाओगे कि मैंने ही उन्हें मारा है। फिर जाते वक्त आलिया जानबूझकर रुद्र के सामने उबासी लेती है, जिसका मतलब उसे रुद्र की इस चाल के बारे में पहले से ही पता चल गया था। वो चाहती तो उस समय उबासी लेकर रुद्र को भ्रमित कर सकती थी, लेकिन आलिया ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो दिखाना चाहती थी कि कातिल के सामने रहते हुए भी तुम लोग उसे पकड़ नहीं सकते। अब रात के वक्त रुद्र वापस अपने घर आ जाता है। फिर रुद्र की पत्नी शाइना उसे बताती है कि मैं किसी और को चाहने लगी हूँ और इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। दरअसल रुद्र काम और केस इन्वेस्टिगेशन के चलते शाइना को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा था। शाइना ने कई बार रुद्र से इस बारे में बात भी करनी चाहिए, लेकिन जब रुद्र काम में और भी बिजी हो गया तो मजबूरन शाइना को एक नया जीवन साथी ढूंढना पड़ा। शाइना की सारी बातें सुनने के बाद रुद्र का खून खोल उठता है। वो शाइना की किसी भी शिकायत से इनकार नहीं कर रहा था, क्योंकि सच बात यह है कि रुद्र शाइना से बहुत प्यार करता है। फिर रुद्र नाराज होकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आलिया वेब पर रुद्र और उसके फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी। आलिया अच्छी तरह से जानती है कि रुद्र इतनी जल्दी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा और इसीलिए ये वेब इंफॉर्मेशन आगे चलकर उसके बहुत काम आने वाली है। फिर अगले दिन रुद्र आलिया के घर जाकर उसके कुत्ते की अस्थियां देता है। फिर आलिया रुद्र को कहती है कि मेरे कुत्ते को जलाना जरूरी था क्या? फिर रुद्र मुस्कुराते हुए कहता है कि आप तो जानती ही हो मरे हुए जानवरों का सही प्रोसेस क्या है। फिर आलिया रुद्र को अंदर ले जाकर अपना पूरा घर दिखाती है। जब रुद्र एक ब्लैक होल की पेंटिंग गौर से देखने लगता है तो आलिया उसे कहती है कि ये यूनिवर्स की सबसे खूबसूरत चीज है, क्योंकि ये होल सब कुछ अपने अंदर समेट लेता है। अब रुद्र यहाँ पर आलिया से कुछ सवाल पूछने आया था, लेकिन जब उनके बीच में बातचीत शुरू होती है तो आलिया ही रुद्र से सवाल करने लगती है। आलिया शाइना और रुद्र के रिश्ते के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन तभी रुद्र आलिया को कहता है कि तुम जैसे लोग प्यार और उससे मिले दर्द को कभी नहीं समझ सकते। फिर आलिया बातों बातों में रुद्र को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन रुद्र उसे खुद से दूर करता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आलिया शाइना को रास्ते में पकड़कर उसे धमकाने लगती है। वो शाइना को कहती है कि तुम्हारे पति ने मेरे साथ बहुत गलत किया, उसने मुझे छुआ, मेरे कपड़े फाड़े और साथ में वो ये भी बोल रहा था कि तुम मर चुकी हो। फिर शाइना पीछे मुड़कर आलिया का चेहरा देखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी आलिया उसे हेयर पिन चुभाते हुए कहती है कि गलती से भी पीछे मुड़ने की कोशिश मत करना। फिर इतना कहकर आलिया शाइना को धक्का दे देती है और खुद वहां से चली जाती है। उसके जाते ही शाइना फौरन रुद्र को फोन करती है और कहती है कि किसी लड़की ने मुझे धमकाने की कोशिश की है। फिर रुद्र शाइना की यह बात सुनते ही गुस्से से अपनी टेबल को पलट देता है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आलिया के खिलाफ सबूत कैसे ढूंढे, क्योंकि कातिल खुद पुलिस के सामने है, लेकिन सबूत न होने के कारण कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर जब रुद्र शाइना को धमकाने वाली बात दीपाली को बताता है तो वो कहती है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जिस जगह पर शाइना के साथ ये हादसा हुआ वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था और ना ही शाइना ने उस लड़की का चेहरा देखा जिससे कि वो स्केच बनवा सके। दीपाली की ये बातें सुनने के बाद रुद्र का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। फिर वो फौरन अपने ऑफिस में जाकर चौकसी मर्डर केस की सभी तस्वीरें सामने रखता है और उनको बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। किसी भी तस्वीर में कातिल के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, लेकिन तभी रुद्र की नजर उस मरे हुए कुत्ते पर पड़ती है। कातिल ने कुत्ते को मारने के साथ साथ उसका जबड़ा भी फाड़ दिया था, जबकि आलिया के माता पिता के साथ ऐसा नहीं हुआ। फिर रुद्र समझ जाता है कि जरूर आलिया ने वो गन कुत्ते के मुंह में डाल दी होगी, क्योंकि उसको पता था कि फोरेंसिक में जानवरों की जांच नहीं होती और कुत्ते की बॉडी को जलाने के बाद वो कैलिपर गन भी जलकर राख हो जाएगी। फिर रुद्र सबूत के साथ अपनी इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में गौतम और दीपाली को बताता है। वो कहता है कि कैलिपर गन हार्ड प्लास्टिक से बनी होती है और इसीलिए आलिया ने उस गन को कुत्ते के मुंह में डाल दिया ताकि पुलिस खुद अपने हाथों से सबूत मिटा दे। फिर रुद्र आलिया की गैर मौजूदगी में उसके घर जाकर कुत्ते की अस्थियां उठा लेता है
तभी कुछ देर बाद जब आलिया वहां पर आती है तो रुद्र उसे अस्थियां दिखाते हुए बाहर बुलाता है। फिर आलिया रुद्र के पेट में चाकू लगाकर कहती है कि इस हरकत के बाद तो तुम भी नहीं बचोगे। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अब तक उस गन की सभी फोरेंसिक वैल्यूज खत्म हो गई होंगी और अगर जांच में कुछ मिल भी गया तो पुलिस ये कभी भी साबित नहीं कर सकती कि वो गन मैंने ही कुत्ते के पेट में रखी थी। फिर रुद्र आलिया की बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगता है, क्योंकि वो यहाँ पर गन के सुराग या कोई और सबूत लेने के लिए नहीं आया था, बल्कि रुद्र आलिया के सामने ये साबित करना चाहता था कि तुम जीनियस नहीं हो। इतना कहते ही रुद्र वो अस्थियां पानी में फेंक देता है और साथ में वो सुराग भी फेंक देता है जो उसने अस्थियों में से निकाले थे। फिर आलिया को अपनी हार पर बहुत गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि रुद्र तहकीकात करते करते उस गन का पता लगा लेगा। लेकिन अब आलिया कुछ ऐसा करने जा रही थी जिसके बारे में रुद्र कभी सोच भी नहीं सकता। अगले सीन में हम देखते हैं रुद्र शाइना को लेने के लिए उसके नए साथी राजीव के घर जाता है। फिर राजीव रुद्र को कहता है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन जब रुद्र शाइना को बुलाना बंद नहीं करता तो राजीव और उसके बीच में थोड़ी बहस हो जाती है। फिर रुद्र गुस्से में राजीव का सिर पकड़कर गेट के साथ लगा देता है, लेकिन वो उसे कोई नुकसान पहुंचाए इससे पहले ही शाइना और रास्ते से निकल रही लोकल पुलिस दोनों के बीच में आ जाती है। फिर रुद्र अपनी आईडी दिखाते हुए कहता है कि मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ, इसलिए आप सभी जरा भी परेशान मत होइए। फिर रुद्र शाइना के पास जाकर उससे खुलकर बातें करता है। दरअसल रुद्र को शाइना के इस खुशहाल जीवन से बिल्कुल भी ऐतराज नहीं था, लेकिन वो बस उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं रह पाऊंगा। रुद्र की बातें सुनकर शाइना को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वो रुद्र से माफी मांगती है, जिसके बाद रुद्र उन्हीं ऑफिसर्स के साथ बैठकर वापस पुलिस स्टेशन आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि आलिया एक हॉस्पिटल में जाकर मंदार के रूम में घुसने की कोशिश करती है। फिर बाहर बैठा ऑफिसर उसे वहां जाने से रोकता है, जिसके कारण आलिया अपना रास्ता बदल लेती है और कुछ देर के लिए वहां से दूर हट जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे वो यहाँ पर क्या करेगी। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं दो पुलिस वालों को एक ब्रिज के नीचे किसी आदमी की लाश मिलती है। फिर एक ऑफिसर फौरन अपनी टीम को इस बारे में इन्फॉर्म करता है, लेकिन जैसे ही वो लोग लाश के करीब जाते हैं तो लेटा हुआ आदमी अपनी गन निकाल लेता है और उन दोनों ऑफिसर्स को शूट कर देता है। फिर वो आदमी उस ऑफिसर का वॉकी टॉकी उठाता है और उसे अपने वॉकी टॉकी के साथ बदल लेता है। ये सीन देखने में काफी रहस्यमय लग रहा था, लेकिन इस आदमी ने ऐसा क्यों किया ये हमें आगे पता चलेगा। तभी हम राजीव को देखते हैं जो ऑफिसर दीपाली को रुद्र के साथ हुए हादसे के बारे में बता रहा था। राजीव चाहता तो रुद्र पर मारपीट का आरोप लगा सकता था, लेकिन उसने शाइना के बारे में सोचते हुए ऐसा नहीं किया। दूसरी तरफ रुद्र एक बिल्डिंग की छत पर खड़ा खड़ा सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ से गिरा तो मरूंगा या नहीं। दरअसल रुद्र शाइना और राजीव के रिश्ते से काफी परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बीवी को तलाक दे या फिर ना दे, लेकिन रुद्र कोई बड़ा फैसला करता इससे पहले ही दीपाली उसे फोन करके उन दोनों ऑफिसर्स के बारे में इन्फॉर्म कर देती है। फिर रुद्र अपने जूनियर प्रबल के साथ कुछ ही मिनटों में उस क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। वहां जाकर रुद्र देखता है कि उन दोनों ऑफिसर्स पर गोलियां काफी सटीक और वेल प्लान्ड तरीके से चलाई गई थी। इसका मतलब वो किलर जो कोई भी था वो पहले भी ऐसे कई कत्ल कर चुका था। फिर प्रबल रुद्र से पूछता है कि आखिर किलर को पता कैसे चला कि यही दोनों ऑफिसर्स उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आएंगे। फिर रुद्र कहता है कि किलर ने गोली इन दोनों ऑफिसर्स पर नहीं बल्कि इनकी वर्दी पर चलाई थी। अब तक रुद्र को समझ में आ चुका था कि किलर असल में वर्दी का दुश्मन है। किलर को ये अच्छी तरह से पता था कि कोई ना कोई ऑफिसर उसके बारे में पता लगाने के लिए यहाँ जरूर आएगा, और जैसे ही ये दोनों लाश के पास पहुंचे तो उसने तुरंत गन निकालकर इन दोनों को शूट कर दिया। फिर पुलिस स्टेशन आने के बाद रुद्र फौरन उस एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेज निकलवाने का ऑर्डर देता है। तभी एक वीडियो में उसे नजर आता है कि वो किलर उन दोनों ऑफिसर्स को मारने के बाद बड़े ही नॉर्मल तरीके से वहां से चला गया। फिर रुद्र समझ जाता है कि जरूर उस किलर ने बदले या पैसे के लिए इन दोनों को नहीं मारा, क्योंकि अगर उसने बदला लिया होता तो वो पूरे आत्मविश्वास के साथ छाती चौड़ी करके चला जाता, और अगर ये कत्ल उसने किसी के दबाव में या फिर पैसे के लिए किया होता तो वो डरा हुआ कंधे नीचे झुकाकर चला जाता। रुद्र के लॉजिक हमेशा बाकी ऑफिसर से बिल्कुल अलग होते थे। वो कत्ल के ऐसे ऐसे पहलू सामने लाता था
जिसको देखकर बाकियों के होश उड़ जाए। फिर रुद्र प्रबल को बताता है कि ये एक प्रोफेशनल किलर है और अगर मेरा शक गलत नहीं निकला तो ये आदमी जरूर आर्म्ड फोर्स के साथ जुड़ा हुआ है। रुद्र की इतनी सारी बातें सुनने के बाद प्रबल फौरन आर्म्ड फोर्स के ऑफिसर्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगालने लगता है। फिर कुछ देर बाद आलिया रुद्र के पास कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी और मंदार नायक वाली पूरी कहानी शाइना को बता दूंगी। अब रुद्र समझ नहीं पा रहा था कि आलिया आखिर चाहती क्या है। उसने पहले तो खुद को जीनियस साबित करने के लिए अपने माता पिता को मार दिया और अब वो हॉस्पिटल पहुंचकर उसे मंदार नायक के नाम से डरा रही है। फिर रुद्र गुस्से में आलिया को कहता है कि अब बहुत हो गया, अब तुम मेरी जिंदगी के साथ खेलना बंद कर दो। फिर इतना कहकर रुद्र फोन काट देता है। अगले सीन में हम सस्पेक्ट निकोस को देखते हैं। फिर रुद्र सभी ऑफिसर्स को कर्नल यशवंत निकोस की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि एक बार इसका किसी बार में किसी के साथ झगड़ा हो गया। फिर जब रावल नाम के ऑफिसर ने इन्हें शांत करने की कोशिश की तो निकोल ने रावल पर हमला करके उसे मार दिया। फिर दीपाली रुद्र को कहती है कि ये आदमी सस्पेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि उस हादसे के बाद यशवंत को उम्र कैद की सजा हो गई थी और तब से लेकर आज तक वो जेल में ही बंद है। फिर रुद्र यशवंत की तस्वीर हटाकर सभी को उसके बेटे अशोक की तस्वीर दिखाता है क्योंकि वो भी आर्म्ड फोर्स का एक ऑफिसर है और रुद्र को ये पूरा यकीन था कि जरूर अशोक ने ये खून अपने पिता का बदला लेने के लिए किया है। अगले सीन में हम अशोक निकोस को देखते हैं जिसने एक बार फिर बड़ी चालाकी से एक लेडी कांस्टेबल को अपने झांसे में फंसाकर उसे शूट कर दिया था। फिर जब ये खबर रुद्र तक पहुंचती है तो वो फौरन कुछ ऑफिसर्स की टीम लेकर क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। अब रुद्र को कोई भी अंदाजा नहीं था कि अशोक अब भी नहीं रुका, वो आगे भी ऐसे कत्ल करेगा। फिर जैसे ही सभी ऑफिसर्स इधर उधर छानबीन करने लगते हैं तो अशोक एक बिल्डिंग में जाकर वहां से धड़ाधड़ फायरिंग करना शुरू कर देता है। इस हमले में 6 पुलिस वाले मारे जाते हैं और 3 गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। फिर दीपाली अपनी टीम का आत्मविश्वास बढ़ाते हुए कहती है कि तुम सभी इस शार्प किलर से डरो मत, ये चाहता है कि हम सभी टूट जाएं और केस इन्वेस्टिगेशन छोड़ दें। लेकिन मुंबई पुलिस कभी भी इसके जैसे अपराधियों के आगे झुकने वाली नहीं है। दीपाली की ये बातें सुनकर सभी ऑफिसर्स में थोड़ी हिम्मत आ जाती है। फिर कुछ देर बाद अशोक एक वीडियो अपलोड करता है जिसमें उसने कर्नल यशवंत निकोस को इंसाफ दिलाने की बात कही थी। अशोक कहता है कि मेरे पिता के ऊपर गलत चार्जेस लगाए गए हैं, उनको ना पहले इंसाफ मिला था और ना अब मिल रहा है, इसलिए अगर उन्हें सही इंसाफ नहीं मिला तो मैं अशोक निकोस ये कत्ल इसी तरह करता रहूंगा। फिर दीपाली, रुद्र और बाकी के सभी ऑफिसर्स ये वीडियो देखकर टेंशन में आ जाते हैं। उन्हें पता था कि कुछ ही देर में कमिश्नर फोन करके कर्नल यशवंत को छोड़ने के लिए कहेंगे और अगर वो छूट गया तो एक बार फिर से तबाही मचाना शुरू कर देगा। फिर रुद्र प्रबल को ऑर्डर देता है कि यशवंत और अशोक की लास्ट मीटिंग की सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि अशोक अपने पिता से नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान से बात कर रहा है जो उस पर बहुत हुक्म चलाता है। फिर रुद्र प्रबल और गौतम को कहता है कि जरूर यशवंत ने ही अशोक को इन पुलिस वालों को मारने के लिए कहा होगा, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि अशोक अपनी जान को जोखिम में डालकर उसकी हेल्प क्यों करेगा। अब रुद्र और गौतम मिलकर एक प्लान बनाते हैं। अब इस प्लान के मुताबिक रुद्र कुछ देर यशवंत से बात करने के बहाने उसे बाहर ले जाने वाला था और तब तक गौतम और प्रबल यशवंत के सेल में कुछ ऐसे सुराग ढूंढेंगे जिससे अशोक को पकड़ा जा सके। फिर जब रुद्र यशवंत को वो सारे हमले बंद करवाने के लिए कहता है तो यशवंत उसके सामने एक शर्त रखता है। वो कहता है कि तुम लोग मेरी सजा उम्र कैद से बदलकर 5 साल तक की करवा दो और अगर ऐसा हुआ तो मैं एक वीडियो जारी करके अशोक से ये सारे हमले रुकवा दूंगा। तभी छानबीन के दौरान गौतम और प्रबल को यशवंत के रूम में एक फोन मिलता है। इस फोन में केवल एक ही नंबर था और वो था उसके बेटे का, यानी कि यशवंत को जब भी अपने बेटे से बात करनी होती थी तो वो इसी नंबर पर कॉल किया करता था। अब दीपाली और उसकी टीम फौरन उस नंबर को ट्रेस करना शुरू कर देती है। रुद्र को अभी भी दाल में कुछ काला लग रहा था क्योंकि अगर यशवंत को अपने बेटे का ही नंबर सेव करना होता तो उसे फोन रखने की जरूरत ही नहीं थी। वो चाहता तो अपने बेटे का नंबर याद भी कर लेता, लेकिन उसने जानबूझकर फोन अपने कमरे में छुपाया ताकि पुलिस उसे ढूंढकर नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करे। रुद्र को जब इन सभी बातों का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि दीपाली के साथ वाले कई ऑफिसर्स उस ट्रेस की गई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो लोग बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं तो वहां पर एक तेज धमाका होता है
जिससे पूरा का पूरा फ्लोर उड़ जाता है। अब पुलिस एक बार फिर से यशवंत और उसके बेटे की चाल समझने में नाकाम हो गई थी। इस हादसे का सबसे ज्यादा दुख होता है गौतम को, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी इन्वेस्टिगेशन में मिला फोन जानबूझकर उस जगह पर छुपाया गया था। तभी रुद्र के दिमाग में अचानक से एक बात आती है। फिर वो पुलिस स्टेशन का वॉकी टॉकी और उस मरे हुए ऑफिसर का वॉकी टॉकी उठाता है और देखता है कि उन दोनों की बनावट एक जैसी थी, लेकिन ब्रांड दोनों के ही अलग थे। अब रुद्र समझ जाता है कि अशोक जरूर इस वॉकी टॉकी की हेल्प से ही उनकी सारी बातें सुन रहा होगा। फिर रुद्र एक बार फिर यशवंत निकोस से बात करने जाता है। वो यशवंत को कुछ बच्चों की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारे सेल में छानबीन करने में हमें सिर्फ एक फोन ही नहीं मिला, बल्कि हमें कुछ ऐसे बच्चों की तस्वीरें भी मिली है जो तुम्हारे द्वारा सेक्सुअल असोल्ट से पीड़ित हैं। दरअसल रुद्र ने भांप लिया था कि अशोक आखिर इतनी ईमानदारी से अपने पिता की बात क्यों मान रहा है। दरअसल अशोक भी बचपन में अपने पिता द्वारा बहुत प्रताड़ित किया गया था। यशवंत उसको इतना मारा करता था कि उसका पेशाब तक निकल जाता था, इसलिए आज भी यशवंत के नाम से अशोक की रूह तक कांप जाती है। फिर रुद्र यशवंत को कहता है कि तुम लगाकर अपनी जान दे दो, क्योंकि अगर एक कर्नल की ये सच्चाई बाहर आ गई तो पूरी दुनिया में तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, सब लोग थूकेंगे तुम पर। अब रुद्र एक ऐसा कदम उठाता है जो शायद यशवंत और किसी भी पुलिस ऑफिसर ने सोचा भी नहीं होगा। फिर रुद्र मीडिया के सामने ये बयान देता है कि अशोक निकोस अपने पिता द्वारा मानसिक हालातों से पीड़ित है। रुद्र अच्छी तरह से जानता था कि अशोक ये खबर जरूर देखेगा, और जब उसे पता चलेगा कि यशवंत ने पुलिस को उसे प्रताड़ित करने वाली सारी बात बता दी, तो अशोक का खुद ब खुद यशवंत पर से भरोसा उठ जाएगा। तभी दीपाली और गौतम रुद्र के इस बयान से काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब अशोक ये खबर देखेगा तो वो गुस्से में अपना अगला टारगेट रुद्र को ही बनाएगा। अगले सीन में हम आलिया को देखते हैं, जो रुद्र की सच्चाई बताने के लिए शाइना के पास जाती है। तभी राजीव आलिया को वहां पर देखते ही पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शाइना उसे रोकते हुए कहती है, प्लीज ऐसा मत करो। शाइना को पता था कि आलिया यहाँ पर उसे मारने नहीं आई, वो यहाँ सिर्फ कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए आई है जो उसके मन में चल रहे थे। फिर आलिया शाइना से पूछती है कि रुद्र आखिर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए इतनी मेहनत क्यों करता है। फिर जवाब में शाइना कहती है कि उसकी सोच बाकी लोगों से थोड़ी अलग है। रुद्र का मानना है कि इंसान को लाइफ एक ही बार मिलती है, और अगर कोई उसे तुमसे छीन ले तो उस इंसान को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अब आलिया शाइना की आंखों में रुद्र के प्रति भरोसा और प्यार साफ साफ देख रही थी। फिर वो शाइना को मंदार नायक वाली बात भी बता देती है, लेकिन शाइना को पहले से ही ये सब कुछ पता था। दरअसल शाइना ने जानबूझकर रुद्र के सामने उस किस्से का जिक्र नहीं किया, ताकि रुद्र को भी कभी ऐसा ना लगे कि शाइना उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। फिर शाइना की बातें सुनकर आलिया को अपने सभी सवालों का जवाब मिल जाता है। अब उसे समझ में आ गया था कि रुद्र शाइना से इतना प्यार क्यों करता है। फिर आलिया वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि रुद्र बिना किसी ऑफिसर को साथ में लिए अशोक निकोस से मिलने पहुंच जाता है। अशोक पहले तो रुद्र के सामने नहीं आता, लेकिन जैसे ही रुद्र थोड़ा आगे बढ़ता है तो अशोक एक गन लेकर सीधा रुद्र के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। फिर वो रुद्र से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। फिर जवाब में रुद्र कहता है कि तुम अपने पिता के लिए ये काम करना छोड़ दो। यशवंत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, और उसी ने मुझे बताया कि तुम अपने दोस्त के फ्लैट पर मिलोगे। तभी अशोक भी रुद्र की ये सारी बातें सुनकर हैरान हो जाता है। अब कहीं ना कहीं उसे भी लग रहा था कि यशवंत ने उसका इस्तेमाल किया है, लेकिन पिता मोह के आगे अशोक हार नहीं मानता। फिर रुद्र अशोक की दुखती नब्ज दबाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि पुलिस तुम्हारे सेक्सुअल असोल्ट केस के बारे में सब कुछ जानती है, और तुम्हारे दरिंदे पिता ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। रुद्र की एक एक बात अशोक के सीने में तीर की तरह चुभ रही थी। फिर वो रुद्र को उसी गन से मारने लगता है, लेकिन फिर भी रुद्र अपनी बातें कहना बंद नहीं करता। काफी देर बाद जब अशोक का सब्र टूट जाता है तो वो एक रिवॉल्वर निकालकर उसमें सिर्फ एक गोली लोड करता है। अब ये कहानी रशियन रूलेट खेल में बदल जाती है। अब अशोक एक बार रिवॉल्वर को रुद्र के सिर पर रखता है और एक बार अपने, लेकिन 5 गोलियां खत्म होने के बाद भी किसी की जान नहीं जाती, और अब छठी बार बारी आती है अशोक की। फिर अशोक अपने सिर पर रिवॉल्वर रख लेता है, लेकिन वो खुद को शूट करे इससे पहले ही रुद्र उसे धक्का देकर उसके हाथों में हथकड़ियां पहना देता है। फिर पूछताछ के वक्त दीपाली और गौतम अशोक को कहते हैं कि अगर तुम अपने पिता की सच्चाई बताओगे तो हम तुम्हारी सजा कम करवा देंगे, लेकिन अशोक इतना सब होने के बाद भी यशवंत के खिलाफ बयान नहीं देता। अगले सीन में हम देखते हैं रुद्र और आलिया आपस में कुछ बातें कर रहे थे। फिर आलिया रुद्र को बताती है कि मैं तुम्हारी बीवी से मिली थी
और कमाल की बात यह है कि उसे तुम्हारी सच्चाई पहले से ही मालूम था। अब रुद्र आलिया की बातें सुनकर हैरान रह जाता है। फिर वो आलिया को कहता है कि तुम ये सब कर क्यों रही हो। तभी आलिया कहती है कि बस इसीलिए क्योंकि हम दोस्त हैं। अब रुद्र और आलिया एक साथ चाय पीने के लिए चले जाते हैं। तभी रुद्र कहता है कि एक बात ध्यान रखना, एक साथ चाय पीने का मतलब ये नहीं है कि हम दोस्त बन गए। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम शहनाज दारूवाला नाम की एक लेडी को देखते हैं जो अपने बच्चे के साथ घर पर बिल्कुल अकेली थी। कुछ देर बाद शहनाज के घर पर एसीपी अनिल शर्मा नाम का एक ऑफिसर आता है। अनिल शहनाज से कहता है कि आपके लिए एक दुखद खबर है, इसलिए अगर घर पर कोई हो तो प्लीज उन्हें भी बुला लीजिए। फिर शहनाज कहती है कि मेरे अलावा यहाँ कोई और नहीं है। लेकिन जैसे ही शहनाज के ये शब्द अनिल के कानों में पड़ते हैं वो तुरंत अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देता है। दरअसल ये आदमी कोई एसीपी है ही नहीं और ना ही ये यहाँ पर कोई दुखद खबर लेकर आया है, बल्कि ये शख्स एक किडनैपर है जो महिलाओं को अगवा करके उनका खून चूस जाता है। जब इस क्राइम की खबर पुलिस डिपार्टमेंट को लगती है तो रुद्र, प्रबल और दीपाली फौरन शहनाज के घर पर पहुंच जाते हैं। इस बार कातिल रुद्र की समझ से बिल्कुल परे था, क्योंकि शहनाज दारूवाला को अगवा करने के बाद ना ही कोई फिरौती मांगी गई है और ना ही पुलिस को कातिल के खिलाफ कोई सुराग मिले हैं। शहनाज के घर पर सिर्फ एक ही चीज हर जगह नजर आ रही थी और वो चीज है खून से लिखी हुई कुछ लाइनें। फिर दीपाली रुद्र और प्रबल को बताती है कि आज से 10 साल पहले भी ठीक ऐसा ही केस सामने आया था। ऐसे ही आतिशी गिरवानी नाम की एक लड़की अपने घर से अगवा हो गई थी और पुलिस को शहनाज की तरह उसके घर से भी खून से लिखी हुई कुछ लाइनें मिली थी। उस वक्त किसी आदमी ने एक टिप दी थी और बताया कि ये किडनैपिंग एसोसिएट सिद्धेश्वर कुमार ने की हो सकती है। सिद्धेश्वर एक बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट है जो खून को रंग की तरह इस्तेमाल करके उससे अपनी पेंटिंग उभारता है। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को यकीन था कि सिद्धेश्वर ही असली कातिल हो सकता है, लेकिन जब उसके खिलाफ एक अंडरकवर ऑपरेशन प्लान किया गया तो वो फेल हो गया। फिर एक ऑफिसर कमलेश पांडे सिद्धेश्वर को अरेस्ट करने के लिए गए थे, लेकिन कमलेश अपना आपा खो बैठे और उन्होंने सिद्धेश्वर की जान लेने की कोशिश की। इस हादसे के बाद कमलेश को 3 साल की सजा सुनाई गई और सिद्धेश्वर ने पब्लिक और मीडिया के सामने ये बयान दिया कि पुलिस मुझे जबरदस्ती अपना विक्टिम बना रही है। फिर दीपाली रुद्र को वार्न करती है कि तुम शहनाज दारूवाला केस में सिद्धेश्वर से पूछताछ नहीं करोगे, क्योंकि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को उससे दूर रहने के ऑर्डर मिले हैं। और इसके अलावा पांडे को जेल होने के ठीक 1 साल बाद आतिशी की लाश मिली, जिसके शरीर से खून की एक एक बूंद तक निचोड़ ली गई थी और शायद यही हाल शहनाज दारूवाला का भी हुआ होगा। इन सभी बातों में एक बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली थी कि शहनाज दारूवाला के घर पर जो खून की लिखावट मिली थी वो खून शहनाज का नहीं बल्कि आतिशी गिरवानी का खून था। इसका मतलब हो सकता है कि शहनाज अभी भी जिंदा हो। अगले सीन में हम सिद्धेश्वर को देखते हैं जो शहनाज के कपड़े उतारकर उसका खून निकालने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि सिद्धेश्वर को खून बहुत पसंद है। वो खून से न सिर्फ अपनी पेंटिंग्स बनाता है बल्कि उसके साथ कुछ ऐसा करता है जो आम इंसान करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तभी अगले सीन में हम राजीव को देखते हैं जिसे कुछ लड़कियां सड़क पर घेर कर मार रही थी। अब राजीव और शैली की लाइफ में ये सब कुछ आलिया ही करवा रही थी, क्योंकि आलिया रुद्र से प्यार करने लगी है और वो नहीं चाहती कि शैली और रुद्र दोबारा एक हों। फिर राजीव घर आकर इस पूरे हादसे के बारे में शैली को बताता है और कहता है कि मैंने रुद्र को उस समय माफ कर दिया, लेकिन अब मैं पुलिस स्टेशन जाकर उसके खिलाफ कंप्लेंट जरूर लिखवाऊंगा। दरअसल राजीव को लग रहा था कि ये सब कुछ रुद्र ने करवाया है। अब राजीव की बातें सुनकर शैली भी रुद्र के बारे में भला बुरा सोचने लगती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में रुद्र प्रबल को बताता है कि शहनाज की किडनैपिंग सिद्धेश्वर का दूसरा अपहरण नहीं हो सकता। अगर शहनाज के घर पर पुलिस को आतिशी का खून मिला था तो इसका मतलब आतिशी के घर पर जरूर किसी और लड़की का खून होगा। फिर रुद्र प्रबल को कहता है कि सिद्धेश्वर के मुंबई आने के बाद सभी अनसॉल्व्ड किडनैपिंग केस को ढूंढो और अगर उनमें से किसी केस के पैटर्न सेम लगे तो उसकी फाइल मेरे पास लेकर आओ। रुद्र के इतना कहते ही प्रबल अपने काम में लग जाता है। फिर कुछ देर बाद रुद्र देखता है कि उसके लैपटॉप में किसी ने एक रिकॉर्डेड वीडियो सेंड की है। ये वीडियो और किसी की नहीं बल्कि राजीव की है, जो आलिया ने उसे पिटवाते वक्त रिकॉर्ड की थी। फिर रुद्र समझ जाता है कि आलिया ने उसे फंसाने के लिए एक नई चाल चली है। ये वीडियो रुद्र के लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती थी, क्योंकि अगर वो राजीव को पिटवाने के चलते सस्पेंड हो गया तो शहनाज का केस उसके हाथ से चला जाएगा। फिर कुछ देर बाद रुद्र सिद्धेश्वर की पूरी जानकारी हासिल करने के लिए ऑफिसर कमलेश पांडे के पास जाता है। कमलेश उस हादसे के बाद काफी दुखी रहता था, क्योंकि सिद्धेश्वर की एक चाल ने उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी।
फिर कमलेश रुद्र को बताता है कि सिद्धेश्वर एक दरिंदा है। वो लड़कियों की बॉडी में से खून निकालकर और कई सारे बॉडी फ्लूइड्स निकालकर पी जाता है। अब सिद्धेश्वर का मानना था कि ये सभी चीजें उसे ताकत देंगी और उसकी यही घटिया सोच आज शहनाज दारूवाला की जिंदगी भी ले डूबी। फिर कमलेश रुद्र को बताता है कि मेरा सिद्धेश्वर को पकड़ने का प्लान बिल्कुल सही जा रहा था। मैंने उसका भरोसा जीत लिया था, लेकिन फिर जब एक दिन मैं सिद्धेश्वर के घर गया तो उसने मुझे नशा करवाकर एक कुर्सी से बांध दिया। फिर उस वक्त मुझे समझ में आया कि सिद्धेश्वर के साथ दोस्ती और उसके साथ उठना बैठना सब एक नाटक था। सिद्धेश्वर को पहले से ही पता था कि मैं एक पुलिस वाला हूँ और फिर उसने जानबूझकर मुझे वो मरी हुई लड़की की तस्वीर दिखाई। फिर उस तस्वीर को देखने के बाद मैं अपना आपा खो बैठा, क्योंकि मैं कभी भी उस दरिंदे को जिंदा नहीं छोड़ सकता था। लेकिन जब ये बात मीडिया के सामने आई तो मुझे 3 सालों की जेल हो गई। फिर रुद्र कमलेश से पूछता है कि आखिर इतने अंधेरे में तुमने आतिशी का चेहरा देखा कैसे? फिर कमलेश कहता है कि उस वक्त आतिशी के चेहरे पर कुछ चमक रहा था, कुछ ऐसा जो उसकी तस्वीर को और निखारे, लेकिन वो चीज क्या थी ये मुझे नहीं पता। अब सारी कहानी सुनने के बाद रुद्र को सिद्धेश्वर के दिमाग का अंदाजा लग जाता है। फिर जाते जाते कमलेश रुद्र को कहता है कि मैं तुम्हें एक और खास बात बताना चाहता हूँ जो शायद पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को कभी भी पता नहीं चलेगी। जिस आदमी ने पुलिस को सिद्धेश्वर के बारे में टिप दी थी वो कोई और नहीं बल्कि खुद सिद्धेश्वर ही था। उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि वो मुझे फंसाकर अपना नाम इस केस से पूरी तरह साफ कर दे। फिर पुलिस स्टेशन आने के बाद रुद्र कमलेश की कही हुई हर एक बात को सोचने लगता है। कुछ देर बाद प्रबल वहाँ पर आकर रुद्र को बताता है कि काफी सारे किडनैपिंग केस चेक करने के बाद मुझे अनी फर्नांडिस नाम की एक विक्टिम मिली है। अनी का कत्ल भी आतिशी और शहनाज की तरह किया गया था और हैरान करने वाली बात यह है कि आतिशी के घर से मिला खून अनी के ब्लड सैंपल के साथ मैच हो गया। फिर सारी बातें सुनने के बाद रुद्र प्रबल को कहता है कि सिद्धेश्वर की आर्ट गैलरी में एक अपॉइंटमेंट बुक करवाओ। अब रुद्र को पता था कि ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग उसे सिद्धेश्वर से पूछताछ नहीं करनी, लेकिन वो एक फैन बनकर तो सिद्धेश्वर के पास जा ही सकता है ताकि उसकी असलियत जान सके। अगले सीन में हम देखते हैं रुद्र राजीव और शैली से मिलने के लिए जाता है और उन्हें रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। राजीव को अब रुद्र की किसी भी बात पर भरोसा नहीं था। फिर वो रुद्र को कहता है कि अगर तुम सस्पेंड हो भी गए तो बाकी ऑफिसर्स तुम्हारे केस संभाल लेंगे। इस बार शैली भी राजीव का ही साथ दे रही थी। फिर जाने से पहले रुद्र शैली को कहता है कि मैंने भले ही तुम्हारे साथ कितना भी गलत क्यों ना किया हो, लेकिन मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। फिर इतना कहकर रुद्र वहाँ से चला जाता है। फिर वो पूरी प्लानिंग के साथ सिद्धेश्वर की आर्ट गैलरी में जाता है और वहाँ जाकर सिद्धेश्वर से बातें करने लगता है। वो उसको कोई भी ऐसी बात नहीं बताता जिससे सिद्धेश्वर को उस पर शक हो जाए, लेकिन रुद्र को कोई अंदाजा भी नहीं था कि सिद्धेश्वर हमेशा ही उससे एक कदम आगे रहता है। सिद्धेश्वर ने रुद्र की अपॉइंटमेंट मिलते ही उसे फंसाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। जब रुद्र बातचीत करके वहाँ से चला जाता है तो सिद्धेश्वर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर कहता है कि शहनाज दारूवाला का अपहरण मैंने ही किया है। फिर जनता ये बात सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन तभी सिद्धेश्वर अपने असली पत्ते खोलना शुरू कर देता है। वो बताता है कि मैं मजबूर हूँ। पुलिस बार बार मुझसे पूछताछ करके जबरदस्ती मुझसे ये कहलवाना चाहती है कि मैंने ही शहनाज दारूवाला का किडनैप किया था। इस खबर के वायरल होते ही पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पर एक बार फिर से उंगलियां उठना शुरू हो जाती है। फिर रुद्र दीपाली को समझाता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सिद्धेश्वर ने पहले से ही मीडिया वालों को वहाँ पर बुला रखा था ताकि जैसे ही मेरी अपॉइंटमेंट खत्म हो तो वो तुरंत मीडिया के सामने जाकर मुझे फंसा सके। फिर दीपाली रुद्र को कहती है कि अब मैं तुम्हारे सस्पेंशन को लेकर कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि रामाचार्य नाम के सीनियर कमिश्नर खुद तुमसे पूछताछ करने के लिए आ रहे हैं। अब रुद्र भी किसी भी हालत में सस्पेंड होना नहीं चाहता था। फिर वो रामाचार्य को कहता है कि आप मुझे बस 5 मिनट दीजिए, और इन 5 मिनटों में रुद्र प्रबल के पास जाकर उससे आगे की इन्वेस्टिगेशन के बारे में डिस्कस करता है। फिर वो प्रबल से पूछता है कि दोनों विक्टिम्स की लाशें कहां पर मिली थी। फिर प्रबल बताता है कि अनी की बॉडी मिली थी मैंग्रोव पार्क के पास और आतिशी की बॉडी मिली थी कोहिनूर चौक रोड के साइड पर। फिर रुद्र गौर करता है कि कोहिनूर चौक रोड से ठीक 100 मीटर दूरी पर एक नदी भी है। तभी अचानक उसे कमलेश की बताई हुई तस्वीर वाली बातें याद आने लगती है। कमलेश ने कहा था कि आतिशी के चेहरे पर एक अजीब चमक थी। इसका मतलब ये हो सकता है कि सिद्धेश्वर आतिशी को नदी के पास ले गया हो और उसकी तस्वीर खींचते वक्त सूरज की किरणें ठीक आतिशी के चेहरे पर पड़ रही हों। फिर रुद्र प्रबल को ऑर्डर देता है
कि उस नदी के आसपास वाली सभी बोट्स का पता लगाओ। और इतना कहकर रुद्र कमिश्नर से बिना मिले पुलिस स्टेशन से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रुद्र आलिया की हेल्प लेने के लिए उसके पास जाता है। रुद्र को अच्छी तरह से पता था कि आलिया एक जीनियस है और अगर उसे सिद्धेश्वर को पकड़ना है तो आलिया के सुपर दिमाग की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। फिर आलिया रुद्र को कहती है कि तुम सिद्धेश्वर की बनाई हुई कहानियों में फंस रहे हो। वो जैसा तुमसे करवाना चाहता है तुम लोग ठीक वैसा ही करते हो, लेकिन अगर तुम अपनी एक अलग कहानी बनाओ तो सिद्धेश्वर की चाल में नहीं फंसोगे। आलिया की बातें सुनकर रुद्र सारा मामला समझ जाता है। अब उसे एहसास हो जाता है कि अब उसे पुलिस रूल्स के हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से काम करना होगा, तभी वो लोग सिद्धेश्वर को पकड़ पाएंगे। फिर रुद्र के जाने से पहले आलिया उससे अपनी फीस मांगती है। ये बात सुनकर रुद्र कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन तभी आलिया उसे कस के गले लगा लेती है और फिर वहाँ से जाने को कहती है। अब पुलिस स्टेशन आकर रुद्र प्रबल से उसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछता है। अब प्रबल ने भी उस नदी के पास एक लवारिस बोट का पता लगा लिया था। फिर प्रबल और रुद्र फौरन उस बोट की तहकीकात करने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ आलिया शैली के पास जाकर उसे बताती है कि मैंने ही राजीव को पिटवाया था। वो कहती है कि मैं देखना चाहती थी तुम रुद्र पर कितना भरोसा करती हो और जो नतीजा मुझे मिला है वो बताने लायक नहीं है। शैली आलिया की बात सुनकर हैरान रह जाती है। अब उसे समझ में नहीं आता कि आलिया को आखिर चाहिए क्या, लेकिन उसको ये अंदाजा नहीं था कि आलिया भी रुद्र से प्यार करने लगी है। अब कहानी वापस से रुद्र की तरफ आती है। इतने में रुद्र और प्रबल भी उस बोट पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उन्हें शहनाज दारूवाला की लाश मिल जाती है। सिद्धेश्वर ने शहनाज का खून निकालकर उसकी बॉडी फ्रीजिंग मशीन में डाल दी थी, लेकिन ये सब पता चलने के बाद भी रुद्र बाकी पुलिस टीम को शहनाज के बारे में इन्फॉर्म नहीं करता। फिर प्रबल रुद्र को समझाता है कि सर ये रूल्स के खिलाफ है, किसी भी लाश के मिलने पर हमें तुरंत अपनी टीम को बताना चाहिए। लेकिन रुद्र उसे कहता है कि अगर टीम को बताया तो सिद्धेश्वर एक बार फिर से कोई नई कहानी बनाकर हाथ से निकल जाएगा। अब रुद्र सिद्धेश्वर को रंगे हाथों से पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है, लेकिन प्रबल रुद्र को कहता है कि अब मैं आपका कोई भी साथ नहीं दूंगा। फिर रुद्र प्रबल को वहां से जाने के लिए कहता है और पुलिस स्टेशन से गौतम को वहां पर बुला लेता है। अब रुद्र नए प्लान के मुताबिक सिद्धेश्वर पर हमला करता है और फिर जैसे ही उसे सिद्धेश्वर के ब्लड सैंपल मिल जाते हैं, गौतम तुरंत सिद्धेश्वर को फोन करके उसे धमकाना शुरू कर देता है। गौतम उसे कहता है कि मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर 50 लाख रुपए चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे सैंपल्स का डीएनए टेस्ट करवा के उन्हें फोरेंसिक एविडेंस के तौर पर पेश कर दूंगा। फिर सिद्धेश्वर गौतम की बात सुनकर घबरा जाता है और फौरन पैसों का इंतजाम करता है। फिर वो गौतम को वो जगह बताने के लिए कहता है जहां पर वो ब्लड सैंपल रखे गए थे। दरअसल रुद्र ने पहले से ही सिद्धेश्वर की शिप में उसका ब्लड लगा दिया था ताकि अगर सिद्धेश्वर अपना ब्लड सैंपल वापस मांगे तो गौतम उसे शिप के बारे में बताकर वहां से रवाना कर दे। फिर जब सिद्धेश्वर तुरंत अपनी शिप में जाकर एविडेंस मिटाने लगता है तो वो देखता है कि रुद्र भी पहले से ही वहां पर मौजूद है। अब सिद्धेश्वर बुरी तरह से फंस जाता है क्योंकि डीसीपी रुद्र ने उसे एविडेंस मिटाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। तभी अचानक से सिद्धेश्वर खुद को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। फिर वो अपना हाथ लोहे के डंडे में अड़ाकर तोड़ देता है और साथ ही अपना सिर भी खून से लथपथ कर लेता है ताकि अगर रुद्र बाहर जाकर उसके खिलाफ बयान दे तो सिद्धेश्वर की हालत देखकर कोई भी रुद्र की बात पर यकीन ना करे। फिर रुद्र सिद्धेश्वर को ये सब करता देखकर कोई भी एक्शन नहीं लेता। फिर जब सिद्धेश्वर पूरी तरह से खुद को अपाहिज कर लेता है तो रुद्र उसे बोट के किनारे लगा एक छोटा सा कैमरा दिखाता है और बताता है कि तुम्हारी ये सब हरकतें रिकॉर्ड हो गई है। मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करोगे। अब आखिरकार सिद्धेश्वर को जेल हो जाती है और शहनाज मर्डर केस यहीं पर खत्म हो जाता है। अब रुद्र को अपने सस्पेंशन की भी कोई चिंता नहीं थी। फिर वो कमिश्नर रामाचार्य के पास जाता है और कहता है अब आप चाहे तो मुझे सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन रामाचार्य कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि राजीव ने पुलिस स्टेशन में आकर अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है। तभी रात के वक्त जब रुद्र अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर शैली पहले से ही मौजूद थी। फिर शैली उससे माफी मांगती है और कहती है कि मुझसे भूल हो गई, मैंने जानते हुए भी तुम पर विश्वास नहीं किया कि तुम मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलते। फिर रुद्र प्यार से शैली को अपने गले लगा लेता है और आलिया नीचे खड़ी खिड़की में से ये सब कुछ देख रही थी। तभी हम देखते हैं कि मंदार नायक भी कोमा से बाहर आ चुका था, लेकिन अब वो रुद्र के लिए कौन सी नई मुसीबत खड़ी करेगा ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। 4th एपिसोड में हम एक और सीरियल किलर को देखते हैं। इस बार कातिल सिद्धेश्वर या अशोक निकोस जैसा नहीं बल्कि इन सब से बिल्कुल ही अलग था। ये किलर जवान लड़कियों को मारता है और उनकी पर्सनल चीजें लाश के अगल बगल में सजाकर चला जाता है। पिछले 1 महीने में इस किलर के हाथों 4 लड़कियां मारी गई थी
और उसकी सबसे लास्ट विक्टिम है मोनिका। फिर मोनिका की लाश देखकर रुद्र के दिमाग में कई तरह के ख्याल आने लगते हैं। फिर वो गौतम और प्रबल को कहता है कि जरूर ये किलर कुछ कहना चाहता है, कुछ ऐसा जो शायद उसकी दिमागी हालत को राहत दे, और इसीलिए ये कत्ल इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ देर बाद दीपाली भी क्राइम सीन पर पहुंच जाती है। फिर दीपाली वहां आते ही सबसे पहले रुद्र से मिलती है और बताती है कि तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा अंधेरा यानी कि मंदार नायक जाग उठा है। अब मंदार का जागना रुद्र के लिए सही नहीं था, क्योंकि उसके बयान के बाद रुद्र कई महीनों या कई सालों के लिए क्राइम ब्रांच से सस्पेंड हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए अच्छी बात यह थी कि मंदार कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। इसका मतलब रुद्र के सस्पेंशन में अभी कुछ दिन और बाकी हैं। फिर दीपाली रुद्र को स्ट्रिक्ट वार्निंग देती है कि अब तुम सिर्फ एसयू ब्रांच के ही केस को लीड करोगे, क्योंकि तुम्हारा बाहर निकलना मंदार के लिए सेफ नहीं है। फिर सारे एविडेंस को इकट्ठा करने के बाद पुलिस टीम इस किलर को ढूंढने में लग जाती है। अब दीपाली और गौतम दोनों को ही यकीन था कि ये किलर जरूर बस या वैन ड्राइवर है, जो लड़कियों को अपनी गाड़ी में बिठाता है और उन्हें मारकर उनकी लाश किसी सुनसान जगह पर छोड़ देता है। फिर दीपाली सभी ऑफिसर्स को 2 टीमों में बांट देती है। एक टीम गौतम की होगी, जो सस्पेक्ट लिस्ट में मौजूद सभी ड्राइवर्स को उनके व्हीकल्स के साथ छानबीन करेगा, और दूसरी टीम होगी रुद्र की, जो एसयू ऑफिस में ऑपरेट करके एविडेंस पर नजर रखेगी। अब सारा प्लान सेट हो जाने के बाद सभी ऑफिसर्स अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर कुछ देर बाद रुद्र आलिया से जाकर मिलता है, क्योंकि उसे एक बार फिर से आलिया की हेल्प चाहिए थी। फिर वो आलिया को बताता है कि कोई सीरियल किलर शहर में बड़ी ही तेजी से लड़कियों का खून करे जा रहा है, और ऊपर से मंदार नायक को भी होश आ गया है। इसका मतलब मेरा सस्पेंशन अब कोई भी रोक नहीं सकता। उस वक्त तो आलिया रुद्र की बात का कोई भी जवाब नहीं देती, लेकिन मन ही मन वो सोच लेती है कि वो अब रुद्र को इस मुसीबत से कैसे बचाएगी। अगले सीन में हम उसी सीरियल किलर महेश को देखते हैं, जो अपनी पत्नी के बर्थडे पर उसके लिए एक नेकलेस लेकर आया था। ये नेकलेस और किसी का नहीं बल्कि महेश की लास्ट विक्टिम मोनिका का है। फिर जब रुद्र को ये बात पता चलती है कि मोनिका का नेकलेस नहीं मिल रहा, तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि पिछली सभी विक्टिम्स के पास से कोई भी चीज गायब नहीं हुई थी। तभी रुद्र के दिमाग में अचानक से एक बात आती है कि अगर किलर लड़कियों को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाता है तो आसपास के लोगों को जरूर उनकी चीखें सुनती, लेकिन किसी भी एरिया में ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब लड़कियां खुद किलर पर भरोसा करके उसकी गाड़ी में बैठ जाती हैं। फिर रुद्र प्रबल और गौतम से कहता है कि ये किलर एक टैक्सी ड्राइवर है, इसलिए हमें पिछले सभी मर्डर्स के आसपास वाली सीसीटीवी फुटेज चेक करनी होगी। दूसरी तरफ महेश रशीम का बर्थडे मनाने के बाद एक और नई शिकार ढूंढ लेता है। फिर वो उस लड़की को भी ठीक वैसे ही जाल में फंसाता है जैसे उसने मोनिका को फंसाया था, लेकिन इस बार रुद्र सीसीटीवी फुटेज की हेल्प से महेश की गाड़ी का पता लगा लेता है। फुटेज में टैक्सी की नंबर प्लेट साफ साफ नजर आ रही थी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जब गौतम महेश को पकड़ता है तो उसकी गाड़ी में बैठी हुई लड़की कोई और थी। फिर अगले दिन एक और कत्ल का मामला सामने आता है। इसका मतलब पुलिस ने जिस आदमी को पकड़ा था वो असल में महेश था ही नहीं। दरअसल महेश लड़कियों को अगवा करने के लिए डुप्लीकेट नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल करता है। उसकी टैक्सी की नंबर प्लेट हर रात बदल जाती है, और इसीलिए पुलिस चाहे जो कुछ भी कर ले, नंबर प्लेट की हेल्प से तो महेश को कभी भी ट्रेस नहीं कर सकती। अगले सीन में हम आलिया को देखते हैं, जो रुद्र की मुसीबत को खत्म करने के लिए मंदार के पास हॉस्पिटल में आई हुई थी। फिर आलिया एक नकली डॉक्टर बनकर फायर अलार्म बजा देती है, जिसके बाद सब लोग वहां से भागने लगते हैं। फिर मौके का फायदा उठाकर वो मंदार के रूम में घुस जाती है, क्योंकि वो यहाँ पर मंदार को मारने के लिए आई थी। लेकिन उसने ये बात रुद्र को इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो उसे ऐसा करने से मना कर देता। फिर मंदार की सांसें जैसे ही बंद होती है, आलिया तुरंत रुद्र को फोन करके ये खुशखबरी सुना देती है। फिर रुद्र आलिया की बात सुनते ही उससे नाराज हो जाता है। वो आलिया पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम मंदार को मार डालो। फिर आलिया भी रुद्र पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि मैंने शुरू से ही तुम्हारे लिए सब कुछ किया, और अगर मैं दोस्ती में इतना सब कुछ कर सकती हूँ तो मुझसे दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी। फिर ये धमकी देकर आलिया फोन काट देती है। तभी हम राजीव को देखते हैं, क्योंकि आलिया इस बार रुद्र की लाइफ का फैसला राजीव से ही करवाने वाली थी। वो राजीव को कहती है कि तुम कभी भी शैली पर भरोसा मत करना, वो एक नंबर की झूठी है, और अगर उसे तुमसे सच्चा प्यार होता तो वो कभी भी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ती। अब राजीव जानता था कि उसे आलिया की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये भी लग रहा था कि शैली अब वापिस रुद्र से प्यार करने लगी है। फिर राजीव तय करता है कि वो आज रात ही इस बारे में शैली से बात करेगा और उससे पूछेगा कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या रुद्र के साथ। अब पुलिस की भी इन्वेस्टिगेशन महेश पर आकर रुक जाती है। तभी दीपाली गौतम और प्रबल को ऑर्डर देती है
कि फौरन महेश के घर जाकर उसे पकड़ लो और अगर वो ना मिले तो उसकी पत्नी को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले आना। ये ऑर्डर जारी होते ही प्रबल तुरंत रश्मि के पास पहुंच जाता है। तभी रश्मि पुलिस का नाम सुनते ही समझ जाती है कि जरूर उसके पति ने फिर से कोई गड़बड़ कर दी है। फिर वो चुपचाप महेश को कॉल करती है और पूछती है कि अब तुमने क्या किया, लेकिन तभी प्रबल रश्मि के पास आकर उसका फोन छीन लेता है। फिर वो रश्मि को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। तभी पुलिस स्टेशन में रुद्र उससे पूछताछ करने के लिए जाता है। वो रश्मि से सीधा ही उन 5 विक्टिम्स के बारे में नहीं पूछता, बल्कि वो धीरे धीरे शुरुआत करता है महेश के कामकाज से। फिर रश्मि बताती है कि महेश एक गैरेज में काम करता है। रश्मि की बात सुनते ही रुद्र हैरान रह जाता है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक महेश को 2 महीने पहले ही गैरेज से निकाल दिया गया था। अब ये बात साफ हो जाती है कि रश्मि को महेश के उन ऑर्डर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी रुद्र की नजर रश्मि के गले में पड़े उस नेकलेस पर जाती है जो विक्टिम मोनिका के पास से गायब हो चुका था। फिर कुछ देर बाद दीपाली रुद्र को अपने ऑफिस में बुलाकर पूछताछ थोड़ी देर के लिए रुकवा देती है, क्योंकि दीपाली को डर था कि रश्मि रुद्र के मुंह से सच्चाई जानने के बाद उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे ही रुद्र कमरे से जाता है तो रश्मि टेबल पर रखी सभी विक्टिम्स की फाइलें खोलकर देख लेती है। उस फाइल में रखी मोनिका की तस्वीर देखकर रश्मि के होश उड़ जाते हैं। फिर वो तुरंत अपने गले से नेकलेस को निकाल कर फेंक देती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी रुद्र वहां पर आता है और रश्मि को शांत करता है। अब रश्मि रुद्र को वो सारी बातें बताना शुरू करती है जो उसने अपने मन में दबा रखी थी। दरअसल महेश को बहुत पहले से ही लड़कियों का सामान सूंघने की आदत है और रश्मि को खुद ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। फिर महेश की इसी आदत के कारण वो उससे छुटकारा भी पाना चाहती थी, लेकिन नहीं पा सकी। फिर उसने महेश के एक दोस्त राजेंद्र शुक्ला के साथ नाजायज संबंध भी बना लिए। अब महेश भी हर रोज रश्मि के नहाते वक्त उसका फोन चेक किया करता था, लेकिन बदकिस्मती से एक दिन रश्मि चैट डिलीट करना भूल गई और तब से लेकर आज तक महेश अपनी वाइफ का गुस्सा दूसरी लड़कियों पर ही निकाल रहा है। अब जाकर रुद्र को महेश के कत्ल करने की वजह समझ में आई। फिर रुद्र प्रबल को ऑर्डर देता है कि फौरन एक टीम लेकर राजेंद्र के घर जाओ, क्योंकि उसकी जान खतरे में है। लेकिन रुद्र को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसने ऑर्डर जारी करने में थोड़ी देर कर दी, क्योंकि महेश ने राजेंद्र के घर जाकर उसे मार डाला और अब महेश की अगली शिकार थी पूजा। तभी राजेंद्र की कॉल डिटेल्स चेक करने पर पता चलता है कि उसने आखिरी बार पूजा शास्त्री नाम की लड़की को फोन किया था। इसका मतलब जैसे ही पूजा राजेंद्र से मिलने पहुंचेगी, महेश उसे मार डालेगा। फिर रुद्र दीपाली को कहता है कि हम डायरेक्ट ही महेश पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो महेश पूजा को ढाल बना लेगा और वो उसे कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। महेश की सिर्फ एक ही कमजोरी है और वो कमजोरी है रश्मि। अब रुद्र रश्मि को आगे करके महेश को पकड़ने के बारे में सोचता है। इतने में पूजा भी अपने नए क्लाइंट राजेंद्र के घर पर पहुंच जाती है। अब पूजा ने राजेंद्र का चेहरा नहीं देखा था, इसलिए महेश खुद को राजेंद्र बताकर पूजा की चीजें सूंघने लगता है। फिर कुछ देर बाद रुद्र पूजा को फोन करके बताता है कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनना और घबराना तो बिल्कुल भी मत। महेश एक कातिल है और जब तक हम वहां पर ना आ जाएं, तब तक तुम उसे उलझा कर रखो। अब जब तक रुद्र की कॉल नहीं आई थी तब तक तो पूजा बिल्कुल ही नॉर्मल थी, लेकिन अब उसकी सांसें जैसे रुक सी जाती हैं। फिर महेश पूजा का चेहरा देखकर समझ जाता है कि उसे मेरे बारे में सारी सच्चाई पता चल गई। फिर पूजा तुरंत बाथरूम में भाग जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन महेश हार नहीं मानता। वो हथौड़े से बाथरूम का दरवाजा तोड़ने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद अचानक से घर के मेन गेट पर दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अब महेश ठान लेता है कि अगर ये पुलिस हुई तो वो पुलिस वालों के अंदर आते ही उन्हें मार डालेगा। लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो रश्मि महेश के सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर रश्मि को देखकर महेश उस पर हमला नहीं करता। तभी रश्मि के साथ साथ रुद्र और बाकी के ऑफिसर्स भी अंदर आ जाते हैं और महेश को पकड़ लेते हैं। अब रुद्र ने एक और सीरियल किलर का केस सॉल्व कर दिया था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब रश्मि बाथरूम में पड़ी राजेंद्र की लाश देखती है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि रश्मि इस पूरी दुनिया में सिर्फ राजेंद्र को ही चाहती थी। लेकिन अब क्योंकि वो नहीं रहा तो रश्मि गुस्से में बाहर जाती है और महेश पर हमला करके उसे मार डालती है। अब जब तक पुलिस वाले रश्मि को रोक पाते, महेश मर चुका था और यहीं से महेश की कहानी का भी दी एंड हो जाता है। तभी अपना सारा काम खत्म करने के बाद रुद्र अपनी वाइफ को फोन करता है, लेकिन उसकी वाइफ उसका फोन नहीं उठाती, क्योंकि उसने रुद्र और राजीव में से राजीव को ही चुन लिया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड की शुरुआत होती है जतिन नाम के एक फाइन आर्ट डीलर से, जो अपनी बीवी अशमाकी के साथ घर खाली करके कहीं जा रहा था।
घर का सारा सामान गाड़ी में रखने के बाद डिलीवरी वाले उसे वहां से ले जाते हैं। तभी आशमाकी जतिन को कहती है कि हम अपने पुराने घर में कुछ समय और गुजार लेते हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ से चलेंगे। तभी कुछ देर बाद जतिन देखता है कि वो डिलीवरी वाले वापस आ गए हैं, लेकिन जैसे ही जतिन घर का दरवाजा खोलता है तो 3-4 लोग घर के अंदर घुसकर जतिन और आशमाकी को पकड़ लेते हैं। दरअसल ये लोग डिलीवरी वाले नहीं थे, बल्कि ये सभी क्रिमिनल्स थे जो 12 करोड़ के डायमंड्स की तलाश में यहाँ पर आए थे। इन क्रिमिनल्स के बॉस जेके ने पहले ही जतिन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली थी कि जतिन एक फाइन आर्ट डीलर है जो अमीरों को अपनी पेंटिंग्स बेचकर उनसे ब्लैक मनी लेता है और फिर उन्हें डायमंड में बदलवा लेता है। जेके के आदमी हर जगह डायमंड्स को ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलते। फिर जेके जतिन को कहता है कि मुझे वो डायमंड्स किसी भी हाल में 2 घंटे के अंदर अंदर चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी बीवी आशमाकी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर इतना कहते ही जेके आशमाकी की जीभ काट देता है और वहां से चला जाता है। फिर जतन आशमाकी की कटी हुई जीभ लेकर ऑफिसर गौतम से मिलने जाता है, लेकिन गौतम वहां पर नहीं था। फिर रुद्र जतिन को बताता है कि गौतम इस वक्त यहाँ पर नहीं है, इसलिए आपको जो भी समस्या है वो आप मुझे बता सकते हैं। फिर जतिन रुद्र को आशमाकी की कटी हुई जीभ दिखाते हुए सारी बात बताता है और कहता है कि मैं डायमंड्स किसी भी हाल में उन्हें नहीं दे सकता, क्योंकि वो सारे हीरे आशमाकी ने मेरे ही कहने पर निगल लिए थे। फिर रुद्र जतिन की बात सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर 2 घंटे में जेके को हीरे नहीं मिले तो वो आशमाकी को मार देगा। फिर कुछ देर बाद गौतम भी पुलिस स्टेशन में आ जाता है। रुद्र और दीपाली गौतम से पूछते हैं कि ये गोपाल पाठक कौन है, क्योंकि उसी ने जतिन को तुम्हारे पास भेजा था। फिर गौतम बताता है कि वो मेरा खबरी है, लेकिन गौतम का चेहरा देखकर साफ साफ समझ में आ रहा था कि वो जरूर कुछ छुपा रहा है। फिर दीपाली गौतम से कहती है कि इस गोपाल पाठक को ढूंढो, क्योंकि उसी ने जतिन के लिए डायमंड्स अरेंज करवाए थे। दीपाली की बात सुनते ही गौतम वहां से चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद रुद्र और दीपाली इस बात को लेकर चर्चा करते हैं कि आखिर 2 घंटे के अंदर अंदर जेके तक डायमंड्स कैसे पहुंचाए जाएंगे। अब रुद्र के पास डायमंड की व्यवस्था करने का एक जबरदस्त आइडिया था। फिर वो दीपाली को कहता है कि क्रिमिनल एविडेंस में रखे हुए डायमंड्स को निकाल लो और उन्हीं को लेकर जतिन जेके के पास जाएगा। लेकिन दीपाली रुद्र को समझाती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, एक केस के एविडेंस दूसरे केस में इस्तेमाल करना अवैध है। लेकिन रुद्र कहता है कि मैं उन डायमंड्स का पूरा ख्याल रखूंगा। तभी हम गौतम को देखते हैं जो गोपाल के घर में उससे मिलने आया था। दरअसल गौतम भी एक मंजा हुआ क्रिमिनल रह चुका है जो चोरी और किडनैपिंग जैसे कई सारे क्राइम कर चुका है। गौतम ने शुरू से ही गोपाल को समझा रखा था कि तुम्हारे हर एक क्राइम में किसी भी मासूम को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन इस बार गोपाल के भतीजे हैरी ने सारा मामला बिगाड़ दिया। फिर गौतम गोपाल को कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी हैरी से बात करनी होगी, क्योंकि अगर उससे बात नहीं हो पाई तो हैरी का दोस्त जेके आशमाकी को मार डालेगा। इतने में रुद्र कुछ ऑफिसर्स के साथ एक मॉल में पहुंच जाता है जहां जेके ने उसे डायमंड्स लाने के लिए कहा था। जतिन जेके की कही हुई जगह पर डायमंड रख देता है और फिर वहां से चला जाता है। लेकिन जब जेके के लोग उस पैकेट को उठाते हैं तो देखते हैं कि उसमें डायमंड्स है ही नहीं। अब रुद्र समझ जाता है कि जतिन ने जेके और पुलिस दोनों को ही बेवकूफ बनाया है। उसने पहले ही डायमंड्स का पैकेट बदल दिया था ताकि जब पुलिस का ध्यान जेके की तरफ हो तो वो डायमंड्स चुराकर वहां से भाग सके। लेकिन फिलहाल रुद्र जतिन के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ जेके के आदमियों को पकड़ता है। तभी उसे पता चलता है कि उन दोनों शख्स में से एक जेके की वाइफ थी जिसका नाम सारा है और वो भी जेके के साथ ही मिली हुई है। फिर जब ऑफिसर सारा और उसके साथी को पकड़ लेते हैं तो रुद्र जेके को फोन लगाता है और कहता है कि जतिन तो वो सारे डायमंड्स लेकर भाग गया है। फिर जेके कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे आशमाकी की कोई परवाह नहीं, और अगर तुम मेरी बीवी को पकड़कर मुझे मजबूर करना चाहते हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि मुझे मेरी वाइफ सारा की भी कोई परवाह नहीं, और मुझे इतना तो विश्वास है ही कि वो मेरे खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलेगी। इसलिए अगर तुम आशमाकी को जिंदा देखना चाहते हो तो तुरंत पैसों की व्यवस्था करो। और इतना कहकर जेके फोन काट देता है। दूसरी तरफ गौतम हैरी को फोन लगाता है और फिर जैसे ही वो फोन उठाता है गौतम उसे आशमाकी को लेकर भाग निकलने के लिए कहता है, क्योंकि अगर जेके हैरी से पहले आशमाकी के पास पहुंच गया तो वो उसके पेट से 12 करोड़ के हीरे निकाल लेगा। गौतम की बातें सुनते ही हैरी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि आशमाकी के पेट में 12 करोड़ के हीरे हैं। और फिर वो तुरंत आशमाकी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। तभी पुलिस स्टेशन में रुद्र से मिलने के लिए शैली आती है। शैली उसे कहती है कि आज के बाद मुझे फोन मत करना, क्योंकि मैंने राजीव के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया है। शैली की ये बातें सुनकर रुद्र पूरी तरह से टूट जाता है,
क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि शैली उसके साथ ऐसा करेगी। फिर रुद्र गुस्से में शैली को वहां से जाने को कहता है और फिर वो अपने रूम का सारा सामान भी तोड़ने फोड़ने लगता है। कुछ देर बाद जब उसका दिमाग शांत होता है तो वो केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हुए सारा लांबा से पूछताछ करता है। अब रुद्र ने सारा से सच उगलवाने के लिए पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। वो सारा को वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है जो उसने जेके से बात करते वक्त रिकॉर्ड की थी, लेकिन सारा को तो ये अंदाजा भी नहीं था कि ये ऑडियो एडिटेड है। अब जो बातें जेके ने आशमाकी के लिए कही थी, रुद्र उनमें से आशमाकी का नाम हटाकर सारा का नाम जुड़वा देता है। अब सारा को यकीन हो जाता है कि जेके उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। फिर वो रुद्र को उस जगह का पता बता देती है जहां जेके ने आशमाकी को छुपा रखा है। फिर रुद्र फौरन दीपाली के साथ वहां पर जाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हैरी पहले से ही उस जगह पर पहुंचकर आशमाकी को छुड़ा लेता है। वो आशमाकी को कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन हैरी आशमाकी को लेकर वहां से जा पाता इससे पहले ही जेके हीरे लेने के लिए उन दोनों के पास पहुंच जाता है। जब पुलिस आशमाकी के पास पहुंचती है तो वहां सिर्फ आशमाकी के टुकड़े और हैरी की लाश मिलती है, क्योंकि जेके आशमाकी का पेट फाड़कर हीरे निकाल कर ले गया था। इसका मतलब पुलिस ना तो आशमाकी को बचा पाई और ना ही उन 12 करोड़ के हीरों को। तभी रुद्र गौर करता है कि गौतम कुछ खोया खोया सा है। फिर वो गौतम को कहता है कि अगर तुम्हें कोई समस्या है तो तुम मुझे बताओ, लेकिन गौतम कहता है कि मैं ठीक हूँ। फिर गौतम क्राइम सीन से निकलकर सीधा अपने दोस्त गोपाल के पास जाता है और गोपाल को नम आंखों के साथ बताता है कि तुम्हारा भतीजा अब नहीं रहा, क्योंकि जेके उसको मारकर वो हीरे निकाल कर ले गया जो जतिन ने आशमाकी के पेट में रखे थे। आज जिंदगी में पहली बार गौतम को इतना डर लग रहा था, क्योंकि एक तरफ जेके खून पे खून किए जा रहा था और दूसरी तरफ डीसीपी रुद्र केस के नए ही पहलू पकड़कर गौतम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। फिर गौतम गोपाल से पूछता है कि कहीं जेके को मेरे बारे में पता तो नहीं था, लेकिन गोपाल आंखें नीचे करते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि जेके के धमकाने पर मैंने उसे बता दिया था कि कोई पुलिस ऑफिसर हमारे साथ मिला हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जेके को तुम्हारा नाम नहीं पता। फिर गोपाल गौतम को एक खास बात और बताता है कि जब जेके मुझसे मिलने आया तो उसे कुछ पासपोर्ट्स की जरूरत थी और फिर मैंने उसे जहीर शेख नाम के एक फेक पासपोर्ट एजेंट का नंबर दे दिया। अब गौतम गोपाल की इतनी सारी बातें सुनकर समझ जाता है कि आगे उसे क्या करना है। फिर वो जाने से पहले गोपाल का गला घोंटकर उसे मार डालता है, क्योंकि अगर गोपाल जेके के धमकाने पर उसका सच उसे बता सकता है तो वो ये बात किसी को भी बता सकता है। फिर गोपाल को मारने के बाद गौतम खुद भी अपने आंसू रोक नहीं पाता, लेकिन फिलहाल के लिए वो हालात को स्वीकार करते हुए वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम रुद्र और प्रबल को देखते हैं जो सारा के पास से मिला उसका बैग चेक कर रहे थे। बैग में रुद्र को सारा का नकली पासपोर्ट मिलता है और उसे देखकर वो समझ जाता है कि जेके के पास और भी कई नकली पासपोर्ट होंगे ताकि वो अपने साथियों के साथ देश छोड़कर भाग सके। अब रुद्र पासपोर्ट बनाने वाले के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हुए जहीर शेख तक पहुंच जाता है। वो जैसे ही जहीर को जेके की तस्वीर दिखाता है तो जहीर कहता है कि आप फिर से इसके बारे में पूछने क्यों आ गए। जहीर को शक था कि जेके जरूर एक टेररिस्ट है, क्योंकि उसने 3 लोगों को देश से बाहर निकलवाने के लिए 9 पासपोर्ट बनवाए थे और इस वक्त जेके होटल लासो ग्रेड में मौजूद है। फिर जाते जाते रुद्र जहीर से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, कि तुम फिर से यहाँ क्यों आए, मेरे पहले यहाँ जेके के बारे में पूछने कोई और आया था क्या। फिर जवाब में जहीर ऑफिसर गौतम का नाम बता देता है, लेकिन रुद्र अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि गौतम आखिर उससे पहले यहाँ कैसे पहुँच गया। फिर रुद्र फौरन गौतम को फोन करके सारी बात जानने की कोशिश करता है। वो गौतम को कहता है कि हम दोस्त हैं, अगर तुम किसी बात से परेशान हो तो तुम वो बात मुझसे शेयर कर सकते हो। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी गौतम सच नहीं बताता। अब रुद्र समझ जाता है कि गौतम जरूर जेके के पीछे पड़ा है। उसने पहले से ही जेके के बारे में काफी कुछ पता लगा लिया था और अब अगर रुद्र गौतम से पहले उस होटल में नहीं पहुंचा तो गौतम जेके को मार डालेगा। फिर फोन काटते ही रुद्र तुरंत गाड़ी लेकर होटल लासो ग्रेड पहुंच जाता है। फिर वो जेके की पिटाई करके कहता है कि अब तुम बिल्कुल भी मत हिलना, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए आया हूँ। तभी कुछ देर बाद गौतम भी उस होटल में आ जाता है। फिर जेके की हालत देखकर गौतम को लगता है कि जरूर रुद्र ने इससे सच उगलवा लिया होगा। फिर गौतम चिल्लाते हुए रुद्र को कहता है कि इसने मेरे बारे में क्या बताया, लेकिन रुद्र को तो खुद गौतम के बारे में कुछ नहीं पता था, बल्कि वो जानना चाहता था। फिर गौतम को ऐसा करते देख जेके समझ जाता है कि जरूर वो ऑफिसर यही है जिसके बारे में गोपाल ने बताया था। फिर वो गौतम की सच्चाई रुद्र को बताने की कोशिश करता है, लेकिन जेके कुछ बोल पाता इससे पहले ही गौतम उसे शूट कर देता है। अब रुद्र और गौतम दोनों एक दूसरे के ऊपर बंदूक तान देते हैं
फिर रुद्र गौतम को कहता है कि मैं नहीं जानता तुम्हारे और जेके के बीच में क्या था, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है हम दोनों मिलकर उसे सुलझा सकते हैं। रुद्र की इतनी बातें सुनते ही गौतम बंदूक नीचे कर लेता है। अब उसको विश्वास हो गया था कि रुद्र उसका साथ जरूर देगा और इसीलिए गौतम अब रुद्र को सारी सच्चाई बता देता है। फिर रुद्र कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम पुलिस को यही बताएंगे कि तुमने यहाँ पर आकर जेके के हाथ में गन देखी और उसके निशाने पर मैं था और इसीलिए तुम्हें मुझे बचाने के लिए तुरंत एक्शन लेना पड़ा। आज रुद्र पहली बार किसी क्रिमिनल को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से उसी वक्त हाउस कीपिंग वाली लड़की दरवाजे पर आ जाती है। फिर गौतम को लगता है कि ये सब रुद्र की चाल थी। रुद्र ने पहले से ही कुछ ऑफिसर्स यहाँ पर लगा रखे थे और इसीलिए गौतम बिना कुछ सोचे समझे धुआंधार फायरिंग करना शुरू कर देता है। फिर गौतम जेके की जेब से डायमंड्स लेकर वहां से भाग निकलता है। अगले सीन में हम जतिन को देखते हैं जो केस एविडेंस वाले हीरे एक जोहरी के पास बेच रहा था। तभी कुछ ही देर में प्रबल और बाकी ऑफिसर्स वहां पर आकर जतिन को पकड़ लेते हैं और तभी जतिन को एक हैरान करने वाली बात पता चलती है कि जो हीरे वो बेचने आया था वो सब हीरे नकली हैं। दूसरी तरफ गौतम अब शैली के घर जाकर उसे धमकाने लगता है। पहले तो वो शैली से प्यार से बात करता है और कहता है कि रुद्र को फोन लगाओ, लेकिन जब वो नहीं मानती तो गौतम धमकी पर उतर आता है। शैली को शक हो गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर वो गौतम को कहती है कि मैं कभी भी रुद्र से झूठ बोलकर उसको यहाँ पर आने के लिए नहीं कहूंगी और अगर तुम्हें कुछ अर्जेंट काम है तो तुम खुद उसे फोन कर लो। फिर गौतम बंदूक निकालकर शैली की खोपड़ी पर रख देता है और कहता है फोन लगाओ। फिर शैली को मजबूरन रुद्र के पास फोन करना ही पड़ता है, लेकिन जैसे ही रुद्र फोन उठाता है तो शैली चिल्लाते हुए कहती है कि प्लीज रुद्र मेरी हेल्प करो, गौतम मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। तभी गौतम कई बार शैली को चुप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन जब शैली उस पर चाकू से हमला करने लगती है तो गौतम उसे भी शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनते ही रुद्र का दिल दहल जाता है। फिर जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि शैली की लाश ठीक उसकी आंखों के सामने पड़ी है। फिर रुद्र को शैली के साथ बिताए हुए अपनी जिंदगी के अनमोल पल याद आने लगते हैं, लेकिन अब इस हादसे के बाद रुद्र गौतम के साथ क्या करेगा ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। लास्ट एपिसोड की शुरुआत होती है कमिश्नर पराग से। अब कमिश्नर दीपाली और पूरी पुलिस टीम को यकीन था कि शैली का कत्ल जरूर रुद्र ने ही किया होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से शैली और रुद्र के बीच में संबंध ठीक नहीं चल रहे थे। फिर प्रबल दीपाली को समझाता है कि रुद्र सर ऐसा नहीं कर सकते, जरूर कोई बात है जिसकी वजह से वो पुलिस स्टेशन में नहीं आ रहे। फिर दीपाली बताती है कि शैली के खून में से हमें रुद्र के फिंगरप्रिंट मिले हैं जिन पर शैली का खून लगा हुआ था। इसका मतलब मर्डर वाली रात रुद्र के अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। फिर कुछ देर बाद गौतम भी पुलिस स्टेशन में वापस आ जाता है। तभी कमिश्नर ये ऑर्डर जारी करते हैं कि जल्दी से जल्दी रुद्र को अरेस्ट कर लो। फिर पूरी पुलिस टीम अपने काम पर लग जाती है। जब सभी उस रूम में से चले जाते हैं तो गौतम के पास रुद्र का फोन आता है। रुद्र गुस्से में गौतम को कहता है कि तुमने बहुत गलत किया और अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फिर ये धमकी देकर रुद्र फोन काट देता है, लेकिन रुद्र को तो ये अंदाजा भी नहीं था कि उसकी ये कॉल गौतम के लिए मददगार साबित होगी। तभी हम दीपाली को देखते हैं जो राजीव से शैली के कत्ल के बारे में पूछताछ कर रही थी। राजीव दीपाली को बताता है कि पिछले कुछ दिनों से हम तीनों के बीच में टेंशन चल रही थी। 2 दिन पहले ही मैंने शैली को कहा था कि अब तुम्हें मुझ में या रुद्र में से किसी एक को चुनना होगा, और जब शैली ने मुझे चुना तो रुद्र ने उसे मार दिया। राजीव के इस बयान के बाद दीपाली को और भी यकीन हो जाता है कि रुद्र ही असली कातिल है। अब वो एक बार भी रुद्र के अच्छे कामों के बारे में नहीं सोचती, लेकिन प्रबल को अभी भी पूरा विश्वास था कि जिसको वो अपना आदर्श मानता है, यानी कि रुद्र कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। कुछ देर बाद गौतम रुद्र की वो कॉल रिकॉर्डिंग दीपाली और बाकी ऑफिसर्स को सुना देता है। रिकॉर्डिंग सुनकर दीपाली को समझ में नहीं आता कि रुद्र आखिर अपने 20 साल पुराने दोस्त गौतम पर शक क्यों कर रहा था। वो एक बार भी नहीं सोचती कि गौतम भी शैली का कातिल हो सकता है। फिर रिकॉर्डिंग सुनाने के बाद गौतम को दीपाली की सहानुभूति और प्रोटेक्शन दोनों ही मिल जाते हैं। अगले सीन में हम कमिश्नर रामाचार्य और प्रबल को देखते हैं जो शैली के घर पर छानबीन कर रहे थे। कुछ देर बाद रुद्र प्रबल को फोन करके कहता है कि गौतम पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। फिर प्रबल रुद्र से पूछता है कि आप इस वक्त कहां पर हो, लेकिन रुद्र उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये बात बताकर तुम्हारी मुसीबतें और बढ़ाना नहीं चाहता। दरअसल रुद्र इस वक्त आलिया के साथ था, क्योंकि उसे गौतम को पकड़ने के लिए एक बार फिर से आलिया की हेल्प चाहिए थी। जब प्रबल और रुद्र आपस में बात कर रहे थे तभी एक ऑफिसर पीछे से चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि हमें शैली के कमरे में गन मिली है। गन वाली बात सुनकर रुद्र के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जेके के कत्ल वाली रात रुद्र ने अपनी गन
गौतम को सौंप दी थी, और अगर गौतम ने उसी गन से फायर किया होगा तो रुद्र का खुद को निर्दोष साबित करना नामुमकिन है। अब रुद्र आलिया के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। वो दोनों प्रबल और रामाचार्य के पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही उन्हें रोक लेते हैं, और फिर रुद्र प्रबल को एक घूसा मारकर उसके पास से गन ले जाता है। जब ये बात गौतम को पता चलती है तो वो गुस्से के मारे पागल होने लगता है, क्योंकि वो गन रुद्र को फंसाने का एक आखिरी जरिया था और अब रुद्र उसे भी चुरा कर ले गया। तभी कुछ देर बाद रुद्र गौतम को फोन करता है और कहता है कि अब तुम किसी भी हाल में बच नहीं सकते। लेकिन गौतम कहता है कि मुझे अपनी बात समझाने का सिर्फ एक मौका दो। उसकी बात सुनकर रुद्र गौतम को बीटी स्टेशन के पास वाली जगह पर बुला लेता है। फिर रुद्र का फोन काटते ही गौतम तुरंत ये सारी बात दीपाली को भी बता देता है। फिर दीपाली तय करती है कि रुद्र को पकड़ने के लिए उस एरिया के चारों तरफ शार्प शूटर लगाए जाएंगे, और अगर उसने गौतम को नुकसान पहुंचाने की जरा सी भी कोशिश की तो वो शूटर उसी वक्त रुद्र को खत्म कर देंगे। रुद्र से छुटकारा पाने का गौतम के पास ये आखिरी मौका था, लेकिन अब वो लोग रुद्र को पकड़ पाएंगे या नहीं, ये हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम आलिया को देखते हैं, जो रुद्र के कहने पर राजीव को पकड़ कर ले आई थी। फिर राजीव रुद्र को देखते ही उसे मारना शुरू कर देता है, लेकिन जब उसका दिमाग थोड़ा शांत होता है तो रुद्र उसे गौतम की सारी सच्चाई बता देता है। गौतम को फंसाने के लिए रुद्र को राजीव की भी हेल्प चाहिए थी। फिर वो राजीव को कहता है कि तुम अभी पुलिस स्टेशन जाओ और गौतम के लॉकर में रखे 12 करोड़ के हीरे निकाल कर ले आओ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि गौतम ने उन्हें वहीं पर छुपाया होगा। रुद्र की इतनी बात सुनते ही राजीव तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। उस वक्त प्रबल, दीपाली और गौतम रुद्र को पकड़ने के मिशन पर ही जा रहे थे। फिर दीपाली राजीव को कहती है कि तुम्हारी जो भी समस्या है वो तुम रामाचार्य को जाकर बताओ। अब सारी तैयारियां हो जाने के बाद दीपाली गौतम को रुद्र से मिलने भेज देती है, लेकिन रुद्र भी कोई बच्चा नहीं था। वो पहले ही समझ जाता है कि दीपाली और बाकी ऑफिसर्स दूर खड़े होकर उस पर ही नजर रखे हुए हैं। फिर गौतम रुद्र से इस तरह बात करता है जैसे उसे शैली के कत्ल के बारे में कुछ पता ही ना हो, लेकिन रुद्र उसको कहता है कि मैंने तुम्हारी एक गलती की वजह से अपनी जान से प्यारी वाइफ को खो दिया। फिर रुद्र गौतम के कान में धीरे से कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं आया, बल्कि मैं तो इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारे लॉकर से दूर ले जा सकूं। रुद्र की बात सुनते ही गौतम समझ जाता है कि जरूर रुद्र ने किसी को भेजकर उसके 12 करोड़ के हीरे वहां से गायब करवा दिए। फिर गौतम रुद्र को उकसाना शुरू कर देता है ताकि जैसे ही रुद्र उस पर हमला करे तो वो शूटर रुद्र को खत्म कर दे। अब गौतम अपनी चाल में लगभग कामयाब हो ही गया था, लेकिन वो शूटर रुद्र पर गोली चलाते इससे पहले ही प्रबल उस शूटर को धक्का दे देता है। फिर रुद्र ये सब देखते ही फौरन वहां से भाग जाता है, लेकिन अब प्रबल रुद्र को बचाने के चक्कर में बुरी तरह से फंस गया था। फिर जब गौतम भागकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसे राजीव की सच्चाई भी पता चल जाती है। अब राजीव भी जानता था कि गौतम जरूर उसे मारने की कोशिश करेगा, इसलिए वो रामाचार्य को ढाल बनाकर अपनी गाड़ी तक पहुंच जाता है और फिर वहां से भाग जाता है। अब गौतम भी राजीव को ट्रेस करते हुए उसका पीछा करने लगता है। तभी रामाचार्य प्रबल से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे और रुद्र के बीच में चल क्या रहा है, क्योंकि तुमने पुलिस की नौकरी पाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी और आज तुमने एक क्रिमिनल के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब प्रबल रामाचार्य को सच बताना नहीं चाहता था, लेकिन जब वो उसे ज्यादा फोर्स करते हैं तो प्रबल उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि रुद्र कोई क्रिमिनल नहीं है, बल्कि असली मुजरिम तो गौतम है, जिसको दीपाली मैडम बचाने की कोशिश कर रही हैं। प्रबल की बात सुनकर रामाचार्य के होश उड़ जाते हैं। फिर वो तुरंत ये इन्फॉर्मेशन दीपाली तक पहुंचा देते हैं। दूसरी तरफ गौतम राजीव को ट्रेस करते हुए रुद्र तक पहुंच जाता है। फिर वो रुद्र को कहता है कि अब मैं तुमसे और भागना नहीं चाहता, इसलिए तुम मुझे गोली मारकर किस्सा ही खत्म कर दो। फिर गौतम का चेहरा देखते ही रुद्र का सारा गुस्सा उस पर टूट पड़ता है। वो पहले तो गौतम को बहुत मारता है और फिर उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। फिर गौतम चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो, तुम्हें क्या लगा मुझे शैली को मारकर खुशी हुई थी। फिर गौतम की ये बात सुनते ही रुद्र रुक जाता है, क्योंकि वो जो सुनना चाहता था गौतम ने वही बात कह दी। दरअसल रुद्र काफी देर से गौतम की बात रिकॉर्ड कर रहा था ताकि वो गौतम का कन्फेशन दीपाली तक पहुंचा सके। अब गौतम एक बार फिर से रुद्र को उकसाना शुरू कर देता है। गौतम जानता था कि अगर ये कन्फेशन पुलिस तक पहुंच गया तो वो जिंदगी भर जेल में ही सड़ता रहेगा और इससे अच्छा है कि रुद्र यहीं पर उसकी जान ले ले। फिर वो रुद्र को उकसाने के लिए कहता है कि मैं बहुत पहले तुम्हारी बीवी के साथ सोया भी था और हर रात वो बेडशीट बदलकर सारे एविडेंस भी मिटा दिया करती थी। ये सारी बात सुनकर रुद्र को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो मंदार नायक वाली गलती फिर से नहीं दोहराता
फिर जब रुद्र वहां से जाने लगता है तो अचानक से गौतम रुद्र की पीठ पर चाकू घोंप देता है, क्योंकि उसके सिर पर भी खून सवार था। उसने सोच लिया था कि आज या तो रुद्र रहेगा या फिर मैं, लेकिन गौतम रुद्र को मारता इससे पहले ही आलिया वहां पर आकर गौतम के ऊपर गन तान देती है। फिर रुद्र चिल्लाते हुए आलिया को कहता है कि प्लीज तुम पर गोली मत चलाना, लेकिन आलिया कहाँ किसी की बात मानने वाली थी। वो गौतम पर गोली चलाकर उसे मार देती है। तभी कुछ देर बाद पुलिस भी क्राइम सीन पर आ जाती है और गौतम की आंखें बंद होने के साथ साथ रुद्र सीजन 1 भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस पूरी सीरीज में डीसीपी रुद्र सिंह ने कई सारे केस सुलझाए हैं, लेकिन एंड में उसकी खुद की लाइफ एक केस बनकर रह गई। अब रुद्र ने एक बार फिर से साबित कर दिया था कि वो एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर है, लेकिन आलिया भी कम नहीं। अब नेक्स्ट सीजन में देखेंगे कि इन दोनों की नंबर 1 जोड़ी क्या कमाल दिखाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जैसे ही इसका सेकंड सीजन आए मैं उसको लेकर आपके लिए हाजिर हो जाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।